हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर दिल की गहराइयों से एपिक एजुकेशन चैनल आपका स्वागत करता है दोस्तों। और एक बार फिर हम एक धमाकेदार इंटरव्यू है उसको हम आपके साथ साझा करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो बिल्कुल सही देख रहे हो दोस्तों। रजत मौर्य जी का इंटरव्यू है। आप में से किसी ने सुना है तो फिर आपको आगे सुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप हमारे अंदर इंटरेस्ट रखते हो और हर बात को समझना चाहते हो कि उनके पीछे जो कहने का भावार्थ क्या था, ठीक है, और रिपोर्टर का भावार्थ क्या था, हर चीज़ को हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। और एक जो 30-40 मिनट का वीडियो है उसको हम 5-7 मिनट में ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल साथियों, लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम अपने इस प्यारे से चैनल के लिए एज ए ब्रांड एम्बेसडर करना है कि प्लीज़ दोस्तों, यदि पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका आपको एक भी पैसा नहीं देना। दूसरा, वीडियो को लाइक शेयर फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर पर शेयर जरूर किया करो दोस्तों, ताकि बात ज़्यादा दूर से दूर हो और हमारी भर्तियाँ जल्दी से जल्दी पूरी हो। तो भाई सबसे पहले तो उनकी मैं आवाज़ में नहीं सुना सकता, क्योंकि भाई कुछ कॉपीराइट स्ट्राइक के भी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, कुछ आवाज़ भी अच्छी नहीं आती है, फिर उसमें कुछ मॉडिफाई करें तो हम डायरेक्ट लेके चलते हैं दोस्तों, अपने तरीके से आपको समझाएंगे। आपको यदि अच्छा लगे तो 2 मिनट देख लो, अच्छा लगे तो फिर पूरा देखना। लेकिन लास्ट में इतनी अच्छी अच्छी बात है, चाहे ग्रुप 56-57 की हो, चाहे टीजीटी की हो, 5 नंबर से रिलेटेड हो, सभी भर्तियां कैसे पूरी होगी, जो पूरा जजमेंट मतलब क्या आ सकता है रजत मौर्य एडवोकेट, बहुत ही सीनियर एडवोकेट से कि हम जो बातचीत आपको सुना रहे हैं। तो सबसे पहले जो इंटरव्यू का जो प्रारंभ किया गया, जो पहला प्रहर इंटरव्यू का स्टार्ट किया गया, रिपोर्टर की तरफ से पूछा गया कि क्या भर्ती रोको गैंग खुद रजत मौर्य जी हैं, ठीक है, या भर्ती रोको गैंग सरकार है। तो इस पर रजत मौर्य जी ने बहुत ही शानदार तरीके से इस पर जो है बात बोली कि उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी कि ये कुछ लोगों के द्वारा अपने स्थानीय फायदे के लिए गलत टर्मिनोलॉजी, यानी एक गलत नामकरण किया गया है, टर्मिनोलॉजी यूज की गई है भर्ती रोको गैंग। हकीकत में ऐसा नहीं होता, ठीक है, लेकिन जिसका जो हक होता है उसको पूरी हम एक डेमोक्रेटिक, उनका कहने का मतलब ये था कि हम एक डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं, हमें पूरा हक है अपने हक के लिए लड़ने का, ठीक है। तो उसके बाद जो बच्चों के केस से संबंधित है कि भाई उनको वो लेते हैं या नहीं लेते हैं, तो उन्होंने इस बात को भी क्लियर कर दी कि भाई यदि बच्चे के केस में दम होता है, ठीक है, यदि वो बात एक संवैधानिक तौर से सही होती है तो हम उस केस को जरूर लेते हैं। हाँ, यदि कई बार केस में दम नहीं होता तो हम उस बच्चे को बता भी देते हैं कि भाई फिर क्यों इतनी भारी भरकम आपका जो पैसा है हमारी फीस के रूप में हम क्यों खराब करवाएं आपका, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में हम बताते भी हैं। और जो केस में यदि जो सामने वाले बोलते हैं कि उस केस में दम नहीं है, आप वो भी केस ले लेते हो, तो फिर इसका जवाब वो देते हुए कहते हैं कि केस में दम न दम, हमारे अलावा जो हमने केस किया है उसका निर्णय कौन करेंगे, हमारे जज साहब करेंगे कि उसका में है वास्तविकता में दम या नहीं है, ठीक है। और एक हमारी जो उस पर फिर एक बात करते हैं कि रजत मौर्य जी ने पीछे एक हरियाणा पुलिस की जो 6600 की भर्ती हुई थी उसमें जो केस लिया था, तो उसमें रजत मौर्य जी की हार हुई थी। तो उन्होंने इस पर भी बोला कि और एचएसएससी की जीत बोला, रिपोर्टर ने बोला कि भाई एचएसएससी जीती थी, तो उन्होंने बोला कि भाई नहीं, एचएसएससी नहीं जीती थी, इसमें जो बच्चे या पेटिशनर है उनकी बात मतलब हल्की थी, हम अच्छी तरीके से या पेश नहीं कर पाए या हमारी बात में दम नहीं था, तो जजमेंट आया, एचएसएससी की जीत हुई, ठीक है। तो गलत की तो हम जो ये केस कर रहे हैं, हमारा केस करने का सिर्फ एक ही है कि गलत की बजाय सही को नौकरी मिले, ठीक है। उसके बाद फिर कोई वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए दोस्तों। एक बात मैं ये आपको बोल रहा हूँ, बहुत ही शानदार जो बातें हैं, हर एक चीज़ को समझाकर बताऊंगा, कोई ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, लेकिन जो भी 5-7-10 मिनट की जो बढ़ेंगी उसको आप सहन कर लो, लेकिन वही कर लो भाई जिसको इंटरेस्ट नहीं देखना है, तो फिर उसमें तो क्या है, किसी के साथ
धक्का तो किया नहीं जा सकता। तो ठीक है, देखो, और जो हमारे चैनल को वास्तव में दिल से चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और वीडियो को लाइक भी कर लो। ठीक है, तो 56-57 का टेस्ट कैंसिल या होगा या क्या होगा कैंसिल पर। ठीक है, उसके बाद पर जो सिंगल बैच और डबल बैच की यहाँ पर बात की गई वकील साहब के द्वारा कि जो सिंगल बैच था उसका ये कहना था कि वो ऑर्डर आज भी स्टैंड करता है और उसके अंदर ये बोला गया था कि सोशियो इकोनॉमिक्स वेरिफिकेशन की फिजिकल वेरिफिकेशन की जाए और उसके अंदर जो परी के बाद जो मेन एग्जाम है उसमें वही बच्चा 5 नंबर लेके बैठे कि जिसमें उस किसी दूसरे बच्चे का जो है हक ना मरे। ठीक है, तो उसके बाद डबल बैच में लगाए जिसमें सरकार की जीत नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि उस पर भी जो अपील है अभी पेंडिंग है। ठीक है, तो सरकार उस पर जो है ये इसमें लिखा है कि सरकार इस बारे में क्या बोलती है कि वेरिफिकेशन के मामले में तो सरकार ये बोलती है कि भाई हम लास्ट स्टेज पर वेरिफिकेशन करते हैं जो और उसको डिपार्टमेंट या विभाग करते हैं। तो उसमें फिर एडवोकेट साहब ने एक शानदार एग्जाम्पल लेते हुए समझाया कि भाई जैसे कोई बंदा है, उसने अपना और खुद का एग्जाम्पल समझाया, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ वो कहना क्या चाहते थे कि भाई एक बच्चा है ए जिसके आए रिटर्न में 60, 5 नंबर वो सोशियो इकोनॉमिक्स के ले गया। ठीक है, बी है 1 नंबर का आया 64, लेकिन अब ये 64 वाला रह गया। मान लो 65 क्या है कट ऑफ थी, तो ये ए वाला क्या हो गया, एग्जाम दे गया जो मेन एग्जाम था। ठीक है, अब सिलेक्शन होगा नहीं होगा तो अलग बात है, लेकिन फिर वो कहती है कि यदि ये गलत तरीके से इसने 5 नंबर लिए हैं तो फिर ए का तो हक मारा गया। वो कैसे मारा गया कि यदि ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चे 60-60 नंबर 5-5 नंबर एक्स्ट्रा लेके 65 नंबर हो जाते हैं, किसी के 62 नंबर है वो भी 5 नंबर ले रहा है, उसके भी 67 है, तो इससे क्या हुआ कट ऑफ बढ़ गई कि जो कट ऑफ 65 गई हुई है ना, ठीक है, वो कट ऑफ बढ़ के गई है। यदि ये 5 नंबर ना मिलते तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं अपनी तौर से बता रहा हूं, इसमें जो वकील साहब उन्होंने नहीं बताया। ग्रुप डी की देख लो, जो 100 नंबर में से एक पेज ले लेते हैं। ठीक है, जो 100 नंबर में से कट ऑफ है ग्रुप डी की और जो 95 नंबर में से है, 95 नंबर में से तो आपकी कितनी है, लगभग 78 है। ठीक है, और 100 नंबर में से आपकी कितनी है, 82 है। देखो कितने नंबर का डिफरेंस है ये। ठीक है, 4 नंबर का, यानी 4 नंबर इंक्रीज हुई है। तो वही बात यहां पर क्या है जो वकील साहब समझाना चाहते थे कि यदि ये बच्चा गलत नंबर ना लेता तो हो सकता कट ऑफ गिर के 64 आ जाती और इस बी को मौका मिल जाता जिसको मौका ही नहीं मिला एग्जाम देने का। तो इसका हक मारा गया। हम इस हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये क्या गलत है क्या सही है, तो जज साहब ने सही इस पर फैसला देना है। वकील ने अपनी बात जो बोली है रिपोर्टर की बात पर, यह जवाब उन्होंने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट चल लेते हैं हम नेक्स्ट पेज पर कि सरकार का क्या स्टैंड है। तो उसमें उनका कहना है कि भाई एजी साहब इस पर बहस कर रहे हैं। ठीक है, इस पर तो यही है और बहस चल रही है और देखते हैं क्या जजमेंट आती है। उसके बाद क्या रहता है कि 100 और 95 की कट ऑफ, ठीक है, ज्वाइनिंग दे सकते हैं। हाँ, ये बात बोली वकील, वहां से उससे वकील साहब से रजत मौर्य से क्वेश्चन पूछा गया क्या भाई जिनके क्या 95 नंबर में से HSSC है वो ज्वाइनिंग दे सकती है। तो उन्होंने बोला भाई हाँ, वो जो ज्वाइनिंग है वो दे सकती है, जिसके 95 में से ज्वाइनिंग दे सकती है या दोनों कट ऑफ जो पार करता है उनकी ज्वाइनिंग दे सकती है। ठीक है, लेकिन उसमें ये बताया कि यदि किसी की ज्वाइनिंग होगी, जैसे ए की ज्वाइनिंग होगी जिसमें 70 + 5 नंबर लेके 75 नंबर ले गया और ये भी ज्वाइन कर गया, और बी है जिसके 74 है, इसके 5 नंबर एक्स्ट्रा नहीं है तो ये भी ज्वाइन कर गया। तो इसमें सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि सीनियोरिटी का फर्क पड़ेगा जब ये 5 नंबर हट जाएंगे तो सीनियोरिटी का फर्क पड़ेगा। और सीनियोरिटी का क्या फर्क पड़ेगा कि फिर ये जूनियर इससे जूनियर हो जाएगा और ये बी क्या हो जाएगा, सीनियर। यदि 5 नंबर जारी रहते हैं तो फिर सीनियर ए ही रहेगा। तो सीनियोरिटी का फर्क उन्होंने बोला कि इस पर फर्क पड़ेगा। तो उसके बाद उनसे पूछा गया कि भाई इसका मतलब क्या तरीका है कि किस तरीके से जो है ये भर्ती पूरी हो सकती है। तो उन्होंने बोला कि मेनली जो इस पे है वो 3 तरीके के जो उन्होंने केस बताए हैं, तरीके बताए। तो भाई ये बोला कि भाई हमने कोर्ट को बोला है कि सबको क्वालिफाई कर दो। भाई यदि आपने सबको क्वालिफाई कर दिया फिर हमारा तो कुछ मैटर इसमें रहता ही नहीं, केस में कोई दम नहीं रहता भी किसी को 5 नंबर मिले हैं या नहीं मिले हैं।
तो उसमें कोई मैटर ही नहीं रहता और एग्ज़ाम ले लिया जाए। या फिर क्या हो, सबकी फिजिकल वेरिफिकेशन हो जिनको 5 नंबर मिले हैं सामाजिक आर्थिक आधार पर, ठीक है, और उनकी वेरिफिकेशन कराकर फिर क्या है, चाहे 1-2 महीने लेट ही क्यों ना हो जाए, एग्ज़ाम लो, ठीक है। तीसरी जो उन्होंने बात की है कि एक्स सर्विसमैन और डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन के जो पॉलिसी है उनके बारे में बताया है कि सरकार ने खुद अपनी पॉलिसी में लिखा है कि इनको जो रिजर्वेशन का फ़ायदा है वो फाइनल स्टेज पर देंगे, लेकिन इन्हें ये क्या है, प्री में भी दे रही है और फिर फाइनल में भी दे रही है, तो ये अपनी पॉलिसी में खुद फंस रही है, ऐसा रजत मौर्य जी का कहना। भाई जो मैं ये स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ ना, तो ये जो रजत मौर्य जी ने और रिपोर्टर ने जो क्वेश्चन और उनके जो आंसर वकील साहब ने दिए, मैं वो आपको बता रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से जो ऐड कर रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए, और वो मैं आपको बता भी रहा हूँ कि मैंने इस स्टेज पर ये बात अपनी तरफ से ऐड की है, अदरवाइज इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। जो नेक्स्ट है दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि क्या इन इश्यू से, जितने इश्यू आपने बताए हैं, 56-57 भर्ती कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और उस पर उसके बाद बताते हैं वकील साहब कि भाई ये सिर्फ 3 मुद्दे नहीं हैं, एक और मुद्दा है जिसमें 41 क्वेश्चन रिपीट का मुद्दा है, ठीक है, और उसमें हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अपनी गलती भी मानी है, एजेंसी ने भी अपनी गलती मानी है, और उन्होंने बोला कि हम भाई भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे, लेकिन जो ये अब गलती हो गई है उसका क्या है, उस पर विवाद दिया। और उसके बाद एक जो केस आया था, जो HPSC के 31 क्वेश्चन का केस था जो HPSC ने जीता था, तो उसने बताया कि भाई ये तो एक जो पीछे एक 5 तारीख को पेपर था, एक दिन पहले एक 6 तारीख को था, तो ये तो सारे के सारे जो क्वेश्चन है एक ही पेपर से रिपीट हो गए, लेकिन इसमें क्या थे, अलग अलग पेपर से रिपीट क्वेश्चन थे, वो 31 क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बात ये बोली गई। तो 56-57 कैंसिल पर एक और बात बोलते हुए वकील साहब बताते हैं कि इसके अंदर 28,000 बच्चे कॉमन थे, जो 6 तारीख को और 7 तारीख को जो एग्जाम हुआ, इसमें 28,000 बच्चे कॉमन थे, यानी लगभग 80% बच्चा कॉमन था, ठीक है। इस पर जो रिपोर्टर है वो कहते हैं कि भाई मुझे तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं लग रहा है, ठीक है, इसका कोई ऐसा इशू नहीं लग रहा है, ठीक है, तो फिर क्या मतलब इतना। तो उस पर फिर वकील साहब कहते हैं कि भाई बड़ा इशू क्यों नहीं है कि भाई जो एक बच्चा है जिसने 5 तारीख का एग्जाम नहीं दिया, और वो क्या है, सिर्फ 6 तारीख को अपीयर हुआ, और उस 6 तारीख में उसके वही क्वेश्चन, ठीक है, यदि उन्हीं क्वेश्चन को हटा दिया गया तो फिर उसका जो बेनिफिट है उसको कैसे मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, क्वेश्चन किया गया कि भाई ऐसा कोई बीच का रास्ता है 56-57 भर्ती कैंसिल भी ना हो और 15 से 20 दिन में वो भर्ती भी पूरी हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि भाई मैं इसका ये तरीका तो मैं आपको नहीं बता सकता, मैं लेकिन आपको एज ए भाई आपको मैं बता सकता था कि पहले जब इन्होंने गलती की तो इन्होंने 5 तारीख को जो ग्रुप 57 का पेपर ले लिया, तो जो 56 का जो है ये 1-2 हफ्ते बाद ले लेते हैं जब तक जजमेंट आ जाती, ठीक है, या फिजिकल वेरिफिकेशन करके ले लेते तो हो सकता था उसमें एग्जाम। तो अब तो क्या है, सोशियो इकोनॉमिक्स के जो केस है उस पर ही डिपेंड है कि ये कैंसिल होगा या ये भर्ती जारी रहेगी। एक तो ये अपडेट थी, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि कोर्ट में पक्ष विपक्ष वकील क्यों नहीं आते। हाँ, ये क्वेश्चन था एक कि भाई कभी तो पक्ष के वकील नहीं पहुंचते कोर्ट में, कभी विपक्ष के वकील नहीं पहुंचते, ये ऐसा क्यों करते हैं ये वकील, ऐसा क्यों है, ठीक है। तो इस पर भाई बोलते हैं कि कभी एजी साहब की तबीयत खराब होगी, तो इस बात पर जवाब देते हुए वो कहते हैं कि भाई हम इस चीज़ पर डाउट नहीं कर सकते कि किसी की तबीयत खराब हो जाए, हम उस चीज़ पर डाउट नहीं कर सकते, ये किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है और हमारे साथ भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद उसने बोला कि कि भाई बच्चे तो इसमें बहुत निराश होते हैं, तो बात सही है भाई, क्योंकि बच्चे उत्सुक भी होते हैं, निराश भी होते हैं, ये एक सच्चाई बात है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि जो रोस्टर चेंज की वजह से जो हमारे जो जो जज है वो चेंज हो जाते हैं, तो उसके ऊपर पूछा गया। तो भाई एक जो नया जज आता है वो सारे केस को समझ तो नहीं पाता, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या फर्क पड़ेगा इस पे कि भाई वो समझने में फिर और ज़्यादा 1-2 महीना वो समझने में ही लगा देगा। तो उस पर जो जवाब देते हुए रजत मौर्य एडवोकेट साहब कहते हैं कि रूटीन, ये एक रूटीन पार्ट है
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का, बाकायदा सभी हाई कोर्ट का ये रूटीन पार्ट ही होता है। और जो नया जज आता है वो उससे परेशान नहीं होता, फैसला करना उसका काम होता है और उस पर स्टडी करना भी उनका काम होता है। और वो हर केस, चाहे सिविल का हो, चाहे डोमेस्टिक का हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, वो हर केस में मास्टर होते हैं। तो फाइल से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो कोई इसमें कोई घबराने वाली बात इसमें नहीं है कि जज चेंज हो जाता है तो उसमें एक्स्ट्रा टाइम लगता है फाइनल रिजल्ट आने में। तो रोस्टर चेंज एक रूटीन पार्ट है और ये तो रहेगा, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। आखिर में एक क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, कि भाई रजत मौर्य जो है, जो एडवोकेट है, वो क्या चाहते हैं। तो रजत मौर्य जी ने बताया कि भाई हम यही चाहते हैं कि भाई किसी का हक ना मरे और एक योग्य बच्चे का इसमें चाहे एग्जाम आए, बेशक से वो जो एग्जाम है वो दोबारा से क्यों ना लेने पड़े, ठीक है। तो उसके बाद कहता है कि जो नेक्स्ट डेट है जो 22-23 की, उस पर क्या हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि भाई 80% इसमें बहस है और इसमें जज साहब को लगता है कि कुछ पॉइंट छूट गए हैं तो उन पर बहस होगी और हो सकता है 1-2 डेट और लगकर इनका क्या है, फाइनल जजमेंट आ जाए। उसके बाद जो हमारे रिपोर्टर साहब थे उन्होंने पूछा कि 41 क्वेश्चन रिपीट मामला कितना बड़ा है। भाई मुझे तो इतना बड़ा नहीं लगता ये भी 41 क्वेश्चन है। भाई एचएसएससी ने बोला है कि भाई 41 क्वेश्चन को छोड़कर हम रिजल्ट बना दे या 41 क्वेश्चन का लाभ सबको दे दे। तो उसने बोला कि भाई जिसके, फिर कहना क्या था, जो जज वकील साहब का, रजत मौर्य जी का, उनका कहना ये था कि भाई जिसके 41 क्वेश्चन वो ही सही है। भाई उनका ये क्वेश्चन था कि 5 को एग्जाम था, ठीक है, 5 को उस लड़के ने एग्जाम, जैसे मैंने 5 को एग्जाम नहीं दिया, मेरा एग्जाम क्या था, सिर्फ 6 को था और 6 को मेरे वही 41 क्वेश्चन ठीक थे, ठीक है। अब मेरी क्या गलती, मैंने तो अपनी पढ़ाई के दम पे लिए, मुझे पता नहीं मैंने देखा नहीं देखा या एग्जाम दिया नहीं दिया, ठीक है। अब मेरी क्या गलती है, ठीक है, कि भाई ये 41 नंबर ही हटा दिए जाएं, ठीक है। और दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि कभी भी हरियाणा सरकार या एचएसएससी या एजी साहब की तरफ से ये बात अभी तक कोर्ट में नहीं चलाई गई है कि 41 क्वेश्चन का लाभ सबको दे दिया जाए या 41 क्वेश्चन को हटाकर इसका जो रिजल्ट है वो निकाला जाए, ठीक है। तो उसके बाद ये कहते हैं रजत मौर्य जी की भी ओपन कंपटीशन है, इसको कैंसिल कर ये एग्जाम दोबारा ही होना चाहिए और उसमें क्या प्रॉब्लम किसी को हो सकती है। फिर लास्ट में उनसे पूछा गया कि क्या आपके पास टीजीटी का भी कोई केस है, तो उसमें क्या चल रहा है। तो उसने बोला भाई हाँ मेरे पास टीजीटी का केस है, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक्स का भी है और एक्सपीरियंस वाला भी है। तो उसने बोला कि भाई ये सभी जो केसेस हैं आपके 22 और 23 अप्रैल को मर्ज कर दिए गए हैं, ठीक है, और उन पर जो फाइनल जजमेंट है वो आ सकता है, जैसे उन्होंने पहले भी बताया है। अब ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो और टाइम होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया कि सरकार क्या चाहती है, ठीक है। तो उनसे पूछा गया सरकार क्या चाहती है इन भर्तियों के बारे में। तो उन्होंने बोला कि भाई सरकार क्या चाहती है ये मैं नहीं बता सकता, मैं तो वो बता सकता हूँ जो मेरे पास कागज है, ठीक है, या जो मेरे पास रिटर्न में है, मैं उनके बारे में ही बता सकता हूँ। आपके सरकार क्या चाहती है ये मैं नहीं जानता। तो जजमेंट पर उन्होंने बोला कि ये कोर्ट का काम है, कब आएगा कब नहीं आएगा, हमें अपने माननीय हाई कोर्ट का क्या है, हमें अपना उस पर विश्वास रखना चाहिए। सरकार सिंगल बैच का फैसला गलत कैसे है, सरकार को ये बताना अभी बाकी है और सरकार को बताना होगा कि सिंगल बैच का फैसला गलत कैसे है, ठीक है, अभी ये बाकी है। तो ये सारा इंटरव्यू का एक पार्ट था दोस्तों, सब कुछ इसमें बताया गया। तो आपको हमारे द्वारा जो आपको एक्सप्लेन करके ये बताया गया है तो आपको कैसा लगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लो। धन्यवाद दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, जैसा कि आपने देखा भी होगा, हर चीज़ को आपको एक ऑथेंटिकेट जानकारी भी आपको देनी होती है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर से आपका एक बार फिर।